नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर एक खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश में है और मैं समझता हूँ कि वही सबसे बड़ी खबर है और उस खबर का ताल्लुक फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से और उनके कत्लेआम से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है और अब तक यानी 10 माह के दौरान 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 94,000 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो फ़लस्तीन से खबरें आ रही हैं, आपको बता दें कि मकबूजा मगरबी किनारा में इसराइली फ़ोर्सेज़ ने 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइल मगरबी किनारा में बड़े पैमाने पर मुसलसिल धावे भी करता जा रहा है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कहा जाता है कि ये सबसे बड़े धावे हैं। जनीन और तुलकरम जैसे शहरों में इसराइली फोर्सेस हमले भी कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में अलबला में इसराइली हमलों में 20 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम होते। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीनियों का सवाल है, आपने देखा कि इसराइल उन पर पानी बंद कर दिया है, उन पर इस तरह के मज़ालिम ढाए हैं कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी के रसद पहुँचती है वो भी नहीं पहुँच पा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इसराइल ने 10 माह के दौरान जिस तरह की बमबारी की है, सिर्फ अमेरिका ने उसे 50,000 टन यानी धमाको मादा, असला और गोला बारूद रवाना किए हैं, जबकि ये कहा जाता है कि 1 लाख टन से ज़ायद उसने बम बरसाए हैं फ़लस्तीन पर, यानी बारिश कर दी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं फ़लस्तीन का क्या हाल हुआ होगा। मगरबी किनारा जहाँ की आबादी 23 लाख थी, उनकी हाल क्या हुआ होगा, उनका हाल और उनकी हालत क्या हुई होगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि 40,534 फ़लस्तीनियों ने अब तक जाम शहादत नोश किया, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और इस तरह का तारीख़ में बदतरीन जो कत्लेआम है देखने में नहीं आया। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी इदारे, चाहे वह अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC हो, तमाम के तमाम खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, सिर्फ बयानात की इजराई अमल में लाई जा रही है। जबकि अमेरिका जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसराइल को पूरी तरह असलहा से लैस भी करता जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये भी बता दें कि जहाँ तक 93,778 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, उनमें कहा जाता है कि अक्सर फ़लस्तीनी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसराइली दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 90% गज़ा बिल्कुल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस मलबे के ढेर में 8 से लेकर 12,000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हुई हैं। तो बहरहाल ये भी इत्तलात आ रही हैं गज़ा से कि वहाँ पर डीज़ल है, ना पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि फ़लस्तीनियों ने प्लास्टिक से डीज़ल बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। ऐसे में आलमी बिरादरी को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये भी खबर आई है कि वहाँ पर पोलियो का वायरस सर उभार रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के चंद एक ममालिक है जहाँ पर पोलियो वायरस पाया जाता है। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा अलजायर के बारे में कहा जाता है, अल्जीरिया के बारे में कहा जाता है, सॉरी। तो वहाँ पर भी ये वायरस पाया जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में भी पोलियो का वायरस ख़त्म हो चुका है। ताहम अब फ़लस्तीन में कहा जा रहा है कि पोलियो के वायरस ने सर उभारा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस परेशानी से दो चार हैं फ़लस्तीनी बच्चे, मासूम बच्चे और यहाँ तक कि उनके वालिदैन। तो कहने का मतलब ये है कि इसराइल ने इनकी तबाही और बर्बादी का सामान किया है, लेकिन आलमी बिरादरी बिल्कुल खामोश है। और ये भी एक खबर ये भी आ रही है फ़लस्तीन से, अर्ज़ मुक़द्दस से, वो ये है कि यहूदी आबादकार आइंदा हफ्ते मस्जिद अक़सा पर धावा बोलने वाले हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही एक इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अल-अक़सा का दौरा किया था और उसने कहा था कि मस्जिद अल-अक़सा में हम एक यहूदी इबादत का बनाएंगे और मस्जिद अल-अक़सा पर इसराइल का परचम लहराएंगे। तो इस तरह की इश्तियाल-अंगेज़ी की जा रही है। उसके बावजूद आलमी बिरादरी जिस तरह मुजरिमाना खामोशी और मुजरिमाना बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है, वो हो सकता है कि दुनिया में तबाही और बर्बादी का एक नए दौर का आगाज़ करने वाली है। और ऐसी तबाही होगी दुनिया में, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की जो बातें की जा रही है वो दरअसल इसराइल की दहशतगर्दी है। क्योंकि अगर इसराइल
वहाँ नाजायज़ कब्जा नहीं करता और इस तरह के मजालिम नहीं डालता, फ़लस्तीनियों के ज़मीनों पर कब्जा नहीं करता, मस्जिद अक़सा को अपने शिकंजे में नहीं लेता, तो यकीन मानिए में दुनिया में अमन होता। लेकिन इसराइल अरबों के ऐसा लगता है कि सीने पर एक ज़ख्म बना हुआ है और उस ज़ख्म की सफाई बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में क्या आलमी बिरादरी जो मुस्लिम हुक्मरान हैं या मुस्लिम हुकूमतें हैं, अरब हुकूमतें हैं, वो कुछ कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में गाय को बहुत मुक़द्दस समझा जाता है और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती के लिए इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है गौ हमारी माता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब इनसे सवाल किया जाता है कि आखिर आप इस तरह क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कई ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि कोई जानवर मेरी माता नहीं हो सकती, क्योंकि माता तो सिर्फ इंसान हो सकती है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई अगर इसको माता मानता है तो हमें एतराज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर आपके माता मानते हैं किसी जानवर को या गाय को, तो उसकी हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में जिस अंदाज़ में गाय के साथ अपनी जज्बाती वाबस्तगी ज़ाहिर की जाती है, उसे माता कहा जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आपको ये गायें जो होती हैं वो किसी कचरा कूड़ा करकट के ढेर में नज़र आएंगी या फिर सड़कों पर बैठी नज़र आएगी। फिर आप देखेंगे कि वो सड़कों पर अपने पैर घसते घसते मरती दिखाई देंगी, लेकिन इसके बेटे कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें इसका अंदाज़ा ये लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए, अपने फ़िरक़ा परस्ती के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए भोले भाले अवाम को गौ माता का यानी आप देखेंगे वास्ता देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर जानवर की हमदर्दी की बात करता है लेकिन उसे मरने के लिए छोड़ देता है, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दगाबाजी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है और अय्यारी का मुज़ाहरा करते हुए अपने सियासी मकासद की तकमील कर रहा है। हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत है। अब अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी के अक्सर कायदीन 99% कायदीन बीजेपी के यानी 100% कायदीन मैं समझता हूं कि गौ को माता मानते हैं, लेकिन गौ की बहबूद के लिए काम करते दिखाई नहीं देते। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और आपको बता दूं कितनी शर्मनाक बात है और कितना शर्मनाक वाक़या वहां पर पेश आया है। वहां एक ज़िले सतना है, सतना में एक दरिया है, दरिया में आपको बता दूं कि 4 यानी गौ रक्षक होने का दावा करने वालों ने 50 गायों को समंदर में फेंक दिया। और ये फेंका कैसे? वो एक रेलवे ब्रिज पहुंचे और 50 गायों को समंदर में फेंक दिया, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि कम से कम 20 गायें अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गई, यानी वो मर गई हैं। और गौ माताओं की इन मौत को देखकर किसी ने भी कुछ नहीं किया। अब यकीन मानिए अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता तो आज जो गोदी मीडिया है, आज जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, वो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर देते और आप कोई टीवी चैनल खोलते तो आपको सिर्फ यही खबर दिखाई देती। लेकिन गायों को यानी बेजुबान जानवर को जिस अंदाज में समंदर में फेंका गया, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरिंदे सिर्फ और सिर्फ अपनी दरिंदगी को हवा देकर अपने सियासी मकासद की तकमील चाहते हैं, इक़्तिदार पर विराजमान होना चाहते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं। तो बहरहाल मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, ये वाक़या पेश आया है। और आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया है, वो भी बड़ी मजबूरी से। और ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिनके नाम बेटा बागरी है, रवि बागरी और रामपाल चौधरी, राजलू चौधरी। ये 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इन मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो फरार बताए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये वाक़या मध्य प्रदेश के ज़िले सतना के नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मवेशियों का ताल्लुक़ है, ख़ासतौर पर गाय का ताल्लुक़ है, गायों की आबादी का ताल्लुक़ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय हिंदुस्तान में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, कहीं दूसरे ममालिक में गाय को माता नहीं माना जाता बल्कि एक जानवर माना जाता है जो दूध देती है। तो बहरहाल हिंदुस्तान में गाय को गाय माता मानने के बावजूद भी इस तरह उसके साथ सलूक रवा रखना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इबरतनाक वाक़या है। और
और इसका जवाब मोदी हुकूमत को भी देना चाहिए, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को देना चाहिए, इसका जवाब उन तमाम गौ रक्षकों को देना चाहिए जो गाय के नाम पर इंसानों का कत्ल करते हैं। खास तौर पर आप देखेंगे कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें मुस्लिम नौजवानों को शहीद किया गया और दलित नौजवानों को मारा पीटा गया और उन्हें भी हलाक कर दिया गया। तो बहरहाल 50 गायों को समंदर में फेंकना और उसमें से 20 गायों का मरना ये बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन कोई इसको अहमियत नहीं दे रहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक गायों की आबादी का सवाल है, हिंदुस्तान में 2019 में गायों की आबादी कहा जा रहा था कि 130 मिलियन तक पहुँच गई है, लेकिन आपको बता दें कि 2024 में ये आबादी बढ़कर 307 मिलियन यानी 307 मिलियन हो गई है, से ज़ायद हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जो गायों पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा और या उनके यानी ज़बीहा का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, उनके ज़ुबाह करने का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत जल्द आबादी बढ़ते बढ़ते इंसानों के लिए, खेतों के लिए, खेती बाड़ी के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए कि कई मुकामात पर यानी बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों पर बीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान के कई मुकामात पर, ख़ासतौर पर बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में, फ्रिज में अगर किसी मुसलमान के फ्रिज में बीफ निकलता है या नहीं भी निकलता है तो बहाना बनाकर उसको उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये होता है यानी मजहबी इस्तेसाल जिस तरह किया जा रहा है, कानून से खिलवाड़ जिस तरह किया जा रहा है, वो इंतहाई शर्मनाक है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि गाय ऐसा लगता है कि फ़िरक़ावाराना फ़सादात का एक ज़रिया भी बन गई है। और आपको यही बता दूं कि मोदी हुकूमत तो गाय से बहुत प्यार करती है। और आपको बता दें कि हुकूमत ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कायम किया था और अब आप देखेंगे कि गायों को समंदरों में फेंका जा रहा है। अब देखना है कि मोदी जी कुछ बोलते हैं इस सिलसिले में या फिर मणिपुर की तरह खामोश रहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जानवर है, बेज़ुबान है, उससे हमदर्दी करनी चाहिए और उसके चारा भी देना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे फ़िरका परस्त दरिंदे हैं जो जानवरों को माँ तो बना लेते हैं लेकिन उसकी कदर नहीं करते। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं कोलकाता। कोलकाता आप अच्छी तरह जानते हैं कि मगरबी बंगाल का दारुल हुकूमत है और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, यानी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायद है और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह वहाँ यानी तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत को ज़वाल से दो-चार कर दिया जाए और इक़्तिदार हासिल करे। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर रेप के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कायदीन की तमाम तर तवज्जो मगरबी बंगाल यानी कोलकाता पर लगी हुई है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 9 अगस्त को एक एमडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया था और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और एक पुलिस के वॉलंटियर ने ये काम किया था, यानी ये खतरनाक काम अंजाम दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि सीबीआई, अभी इसकी तहकीकात सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, उसके बावजूद भी अब तक कोई नताइज बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि इस सिलसिले में संजय राय नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और वो मुलजिम के बारे में कहा जाता है कि उसे इस तरह के एक भयानक और घिनौने जुर्म पर कोई अफसोस नहीं है। यानी अगर किसी इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि इंसान में एहसास होता है और जानवर में एहसास नहीं होता, ये कहा जाता है। जानवर का तो मैं समझता हूँ कि एहसास होता है, हाँ बात दरिंदे होते हैं जिनमें एहसास नहीं होता। तो बहरहाल उस मुलजिम को भी एहसास से गुनाह नहीं है उसमें। और बहरहाल अब देखना ये है, एक तो ये मुजरिम है, दूसरा वो मुजरिम है जो उस बच्ची के रेप और कत्ल के नाम पर सियासत कर रहे हैं। और ये सियासत करते हुए सिर्फ और सिर्फ माशरे में अमन को और लाइन ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो वाज़े तौर पर कहा है कि बीजेपी को अपनी ज़ेर इख्तियार रियासतों में भी देखना चाहिए जहां पर रेप के आए दिन वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन ना मोदी जी कुछ बोलते हैं ना बीजेपी कायदीन उस बारे में कुछ अपना मुँह खोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ, राजस्थान बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासत है, वहाँ पर हाल ही में मंदिर के बाहर 3 साल लड़की जो अपने माँ बाप के साथ सो रही थी उसका अगवा किया गया और फिर उसका किडनैप करने के बाद उसके साथ मुंह काला किया गया। कितनी शर्म की बात है, एक 3 साल मासूम लड़की है, शीरखार लड़की है, उसके साथ इस तरह की हरकत की जाती है, लेकिन बीजेपी कायदीन को वो हरकत दिखाई नहीं देती। उत्तराखंड में एक मुस्लिम नर्स का किडनैप किया जाता है और उसका अगवा किडनैप करने के बाद उसकी इस्मत रेज़ी की जाती है और कत्ल कर दिया जाता है और उसकी लाश जो है वो
उत्तराखंड से 1.5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सरहद में मिलती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बारे में कोई टीवी चैनल कुछ नहीं कहता और ना बीजेपी कायदीन के मुंह खुलते हैं। फिर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 11 साल दलित लड़की के साथ मुंह काला किया जाता है, उस पर भी किसी को कोई फिक्र नहीं होती। महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र का इलाका है बदलापुर। बदलापुर में किंडरगार्टन, आप अंदाजा कीजिए, किंडरगार्टन की जो लड़कियां हैं 4-5 साल उनकी उम्र होती है और वो टॉयलेट जाती है तो वहां का एक जारूकश उन पर जिनसी हमला कर देता है। लेकिन उस पर भी बीजेपी कायदीन कुछ नहीं बोलते। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के ज़ेर क़यादत यानी शिवसेना की हुकूमत है, वहां पर भी कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र में ही एक 65 साल खातून का एक 30 साल यानी ज़हनी माजूर शख्स रेप कर देता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई होती है या कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है तो कोलकाता में जो वाक़या पेश आया है उसके लिए किया जाता है। यहाँ तक कि आज बीजेपी ने मगरबी बंगाल बंद भी मनाया। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि ये ममता बनर्जी के मुताबिक ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह के वाक़यात को सियासी रंग देते हुए अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मगरबी बंगाल में इख्तिदार हासिल करें। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों के मानिंद है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही है वो आवाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी खतरनाक है, जबकि सेहतमंद सियासत अगर होती है तो ये मुल्क के लिए फ़ायदा बख्श है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आजकल सियासी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ आपको बता दूं कि हैड्रा की कार्रवाई ने कई सियासतदानों की नींदें हराम कर रखी हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी और केटीआर के दरमियान ज़बरदस्त लफ्ज़ी जंग का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में के कविता को दिल्ली लिखकर स्कैम में ज़मानत मिल गई है और वह हैदराबाद भी पहुँच गई है। तो बहरहाल आज जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं वो ये है कि तेलंगाना में ऐसा लगता है कि मुजस्सिमे नस्ब करने का मुकाबला जारी है। आपने देखा कि केसीआर की हुकूमत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मुजस्सिमा रियासती सेक्रेटरीट के बाहर नस्ब किया गया था और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आई, रेवंत रेड्डी ने हालिया अरसे के दौरान ऐलान किया कि सेक्रेटरीट के बाहर आनजहानी राजीव गांधी की याद में उनका मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। उसके बाद केटीआर ने उन पर तनकीद की और कहा कि हम इख्तिदार में आते हैं तो सेक्रेटरीट के बाहर जो कूड़ा करकट है उसे निकाल फेंकेंगे। तो बहरहाल आज आपको बता दूं कि जो खबर है वो तेलंगाना तल्ली का जो मुजस्सिमा है उसके की संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट के अंदर रखा है, यानी सेक्रेटरीट के अहाते में ये मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा और 9 दिसंबर को इसकी रोनुमाई अमल में आएगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि 9 दिसंबर का जहाँ तक सवाल है आपको याद दिलाना ज़रूरी है, 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के यूपीए के वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने अलहदा रियासत तेलंगाना की पहल शुरू की थी और कहा था कि जल्द ही अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 9 दिसंबर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह का दिन भी है, यौम पैदाइश का दिन भी है। तो ऐसे में तेलंगाना तली के मुजस्समे की रस्म रोनुमाई अंजाम पाएगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत के बारे में कहा कि बीआरएस ने और केसीआर ने तकरीबन 10 बरसों तक इस रियासत में हुकूमत की और तकरीबन 23 लाख करोड़ रुपये उसने खर्च किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके पास या उसने तेलंगाना तली का मुजस्समा सेक्रेटरीट के अहाते में नस्ब करने के लिए 1 करोड़ भी मुख्तस नहीं किए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं ये बहुत मैं समझता हूं कि सियासत में अजीब तब्दीली लाने वाले हैं। को बताया कि हैदराबाद में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। ऐसे में अभी अभी इत्तला मिली है कि कविता जो है वो हैदराबाद पहुंच चुकी है। आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि 5 माह से वो तिहाड़ जेल में कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रही थी और उन्हें दिल्ली लिकर स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल नाज़रीन, 5 माह के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी और फिर उन्होंने दिल्ली में अपने बच्चों से और अपने शौहर से और अपने भाई के साथ साथ अपने रिश्तेदारों से और दोस्त अहबाब से भी मुलाकात की। इंतहाई जज्बाती मुलाकात रही और उन्होंने वहाँ कहा कि मैं अब बहुत ज़िद्दी हो चुकी हूँ और मैं अपने मुखालफिन जिन्होंने
मुझे झूठे मुकदमात में फंसाया है, उनसे बदला ज़रूर लूँगी। यानी जमहूरी तौर पर, दस्तूरी तौर पर और क़ानूनी तौर पर उनका मुकाबला करेंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, कविता हैदराबाद पहुँच चुकी है। उनका बीआरएस कायदीन ने ज़बरदस्त इस्तकबाल भी किया है और ये भी कहा जाता है कि वो अब सीधे अपने वालिदैन से मुलाकात करेंगी। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस का सवाल है, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल भी कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिलवक्त वो जेल में हैं। मनोज सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी जेल में थे, उन्हें भी ज़मानत मिली है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को भी रिहा करती है या नहीं करती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये किसी सीक्रेट डीलिंग का नतीजा है या सौदेबाजी का नतीजा है, लो और दो की पॉलिसी का नतीजा है। लेकिन क्या लेंगे, क्या देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, उसी तरह जिस तरह प्यार और जंग में जायज़ होता है। ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। तो मेरा नाज़रीन, अब देखना यह है कि कविता हैदराबाद पहुंच चुकी है। अब वो तो कुछ दिन आराम करेंगी और उसके बाद अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी करेंगी। हो सकता है कि बीआरएस की सियासी सरगर्मियों में एक नया जोश, नया बलबला पैदा होगा। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि रेवंत रेड्डी पुरजोश हैं और वो बड़े अहम इक़दाम करते जा रहे हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते जा रहे हैं। ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు, ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు. మనము నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను కేసీఆర్ బిడ్డను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు. నేను మొండిదాన్ని, మంచిదాన్ని. అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిని చేసిండ్రు. ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. We were always tough, we are fighters, we will fight it out legally, we will fight it out politically. We were always tough. By sending us to jail illegally, they have only made BRS and KCR's team unbreakable. Thank you. Jai Telangana. नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फ़रख़ंदे बुनियाद न सिर्फ हिंदुस्तान भर में बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है अपनी मेज़बानी के लिए, अपनी मेहरबानी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मुरब्बत के लिए, हमदर्दी के लिए। और वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरज़मीन हैदराबाद दक्कन पर कई ऐसी तारीख़ी इमारतें हैं, कई ऐसे तारीख़ी बाज़ार हैं जिनका ज़िक्र कई एक किताबों में आपको ज़रूर मिलता है। ऐसा ही एक बाज़ार है, हिंदुस्तान के बहुत अहम तरीन और मसरूफ़ तरीन और बड़े बाज़ारों में एक बाज़ार है जिसका नाम है बेगम बाज़ार। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से मुत्तसिल जो बाज़ार है, वहाँ पर आपको किराने से लेकर ज़िंदगी का यानी ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान मिलता है। तो बहरहाल वहाँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओल्ड सिटी उसे कहा जाता है, यानी बिल्कुल यानी गुंजान आबादी वाला इलाका है। और वहाँ पर आपको बता दूँ कि बेगम बाज़ार में 5 से लेकर 6,000 दुकानात हैं, जहाँ आपको किराना आइटम से लेकर साबुन, डिटर्जेंट, पाउडर यानी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि बम्बई में अराज़ियात बहुत महंगी होती है, या फिर हैदराबाद की ही बात करें तो आप देखेंगे कि वो न्यू सिटी में अराज़ियात बहुत महंगी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बेगम बाज़ार में एक डील हुई है 101 गज़ मुरब्बा गज़ अराज़ी की, यानी 101 मुरब्बा गज़ अराज़ी की डील हुई है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 1 गज़ अराज़ी 10 लाख रुपए में फ़रोख्त की गई। इस तरह 10 करोड़ रुपए में उस प्रॉपर्टी की डील हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेगम बाज़ार हो या कई दूसरे अहम बाज़ार हो, वहाँ की अराज़ियात बहुत ज़्यादा दामों में फ़रोख्त की जाएगी। जहाँ तक बेगम बाज़ार का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूँ कि यहाँ जो मुस्लिम छाप है वो हमेशा रही है। और इसकी वजह ये बताता हूँ कि निज़ाम के दौर में निज़ाम अव्वल की जो बेगम थी, उम्दा बेगम, उन्होंने ये अराज़ी जो है वो ताजरीन को उनकी तिजारती सरबराहियों के लिए बतौर तोहफ़ा पेश की थी। हालांकि ये जो बाज़ार था कुली कुतुब शाह के दौर में यानी कुतुब शाही दौर में तामीर किया गया था, कायम किया गया था एक मार्केट के तौर पर। जैसे ही हुकूमत बदली थी, रोज़ का ये पूरा जो बाज़ार था वो उम्दा बेगम ने ताजरीन को बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि उन ताजरीन में राजस्थानी ताजरीन की बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी। तो बहरहाल निज़ाम दुवम जो हैं, उन्होंने निज़ाम अली ख़ान ने भी ये जो राजस्थानी ताजिर आए थे उनका खैर मकदम किया था और उन्हें यहाँ तिजारत करने का मौका दिया था। बहरहाल नाज़रीन, ये आसिफ जाह दुवम निज़ाम अली ख़ान की आप मेहरबानी समझिए या उनकी वालदा उम्दा बेगम की मेहरबानी समझिए कि उनके नाम से ही ये बेगम बाज़ार
मौसूम है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इस तरह की जो कीमत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ में 101 मुरबा गज अराज़ी फ़रोख्त की गई है, तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बेगम बाज़ार में और अतराफ अकनाफ में जो अराज़ियात हैं उनकी कीमतें क्या होगी। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि बेगम बाज़ार इस कदर बड़ा बाज़ार है, या वहाँ होलसेल और रिटेल कारोबार होता है, और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि कम से कम 6 रियासतों के लोग वहाँ आते हैं, ताजरीन आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। नाज़रीन, आसिफ जाही दौरे हुकूमत में जो अवामी बहबूद के काम किए गए थे और चैरिटी के काम किए गए थे, उनका तज़किरा आज भी किया जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल आसिफ जाही दौर में ये क़ायम किया गया। और आपको ये बता दें कि ये जब दवाखाने की तामीर अमल में आई तो उस पर जो लागत आई थी वो 20 लाख रुपये थी, यानी उस दौर के 20 लाख रुपये लागत आई थी। ये 1897 की बात है, तो बहरहाल उससे पहले की बात है। तो बहरहाल आपको बता दें कि पहले ये जो अस्पताल था 1168 बिस्तरों पर मुश्तमिल था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब इस अस्पताल को मुंतकिल कर दिया जाएगा गोशा महल यानी पुलिस क्वार्टर्स की तरफ। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान भी किया है और कहा है कि गोशा महल में जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, तकरीबन 30 एकड़ अराजी पर ये अस्पताल तामीर किया जाएगा। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल यानी यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। और जो मौजूदा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है उसको रेनोवेट किया जाएगा, उसकी तज़ीन नौ की जाएगी। अब देखना ये है कि ये वादा तो किया जा रहा है कि तज़ीन नौ की जाएगी, लेकिन उसे रेनोवेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर वो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाता है, ये सोचने वाली बात है। और एक अहम बात यह है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने भी ये ऐलान किया था कि वो इस यानी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को मुनहदिम करके वहाँ पर एक वसी व अरीज़ और असरी सहूलतों से आरास्ता अस्पताल तामीर करवाएंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब उस मुकाम पर अस्पताल तामीर नहीं किया जाएगा, बल्कि गोशा महल पुलिस क्वार्टर्स पर 30 एकड़ अराजी पर ये अस्पताल तामीर किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में हालांकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के क़दीम तरीन अस्पतालों में से एक अस्पताल है, वहाँ पर तो आवाम को तमाम तर सहूलतें फ़राहम की जाएगी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 1866 में अफजलगंज हॉस्पिटल ये तामीर किया गया, फिर उसके बाद अफजलगंज हॉस्पिटल जाकर वो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हो गया है। और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की अगर आप इमारत देखेंगे इस कदर खूबसूरत है कि अगर उसको रेनोवेट किया जाता है तो सयाहों के लिए वो एक बड़ा सयाहती मरकज़ भी बन सकता है, या फिर इस्लामिक हेरिटेज सेंटर में उसे तब्दील किया जा सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के जब डिज़ाइन की बात आई, डिज़ाइन तैयार करने की, नक्शा तैयार करने की, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट विंसेंट जेरोम एश और नवाब खान बहादुर मिर्ज़ा अकबर बेग ने यह डिज़ाइन तैयार किया था। और 1926 में अफजलगंज अस्पताल के वार्ड्स उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल हुए थे। और नाज़रीन आपको ये भी बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस अंदाज में हैदराबाद मेडिकल कॉलेज का हमने आपको जिक्र किया है, तो इस सिलसिले में ये बताना ज़रूरी है कि हैदराबाद मेडिकल यानी कॉलेज से पहली खातून यानी पहली क्वालिफाइड वुमेन एनेस्थेटिक को यानी दुनिया को तोहफा दिया है। और उस वक्त का दौर में आपको बता दूं कि बरतानिया में किसी अस्पताल के दरवाजे ख़वातीन के लिए खुले नहीं थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हैदराबाद किस कदर तरक्की याफ्ता था। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस अंदाज में 1897 में नोबेल प्राइज़ जिसे मिला था, वो उनके बारे में बता दूं कि यहाँ मलेरिया का सर रोनाल्ड राज की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोरोफार्म कमीशन की बात कर रहा हूँ, और मलेरिया का जो मच्छर की दरियाफ्त हुई थी वो इसी अस्पताल में हुई थी। तो बहरहाल नाज़रीन हम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तारीख़ और उसके यानी पस मंज़र के बारे में हम आइंदा प्रोग्राम में आपको तफसील से बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।